हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम अपने एनवायरमेंटल इशू वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और अब तक मैंने जो है आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बता दिया था। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेथड जो है हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बताया था और उसके अलावा स्क्रबर के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। और जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में एक डिस्चार्ज कोरोना बनता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का, जो कि डस्ट पार्टिकल को नेगेटिव कर देता है। और वहाँ पर एक कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जैसे ही हम एक डस्टी एयर को उन कलेक्टिंग प्लेट्स के थ्रू फ्लो करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है कलेक्टिंग प्लेट्स का, वो नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल को जो है अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरीके से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद जो भी एयर होती है वो टोटली प्योर हो जाती है और इस तरीके से जो एयर है उसको प्योरीफाई किया जाता है। और दूसरा मेथड जो हमने स्टडी किया था दैट वाज बाय द हेल्प ऑफ स्क्रबर। और स्क्रबर में मेनली जो SO2 के पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको, SO2 गैस जहाँ पर होती है उसको रिमूव करने के लिए वो मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिसमें एक लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है जो कि डस्ट पार्टिकल में जो भी प्रेजेंट होती है SO2, तो वो वहाँ से रिप्लेस कर देता है कैल्शियम से कार्बोनेट को और सल्फेट का एक कंपाउंड बना लेता है विच इज़ कैल्शियम सल्फेट, और वो सेटल डाउन हो जाता है और जो प्योर एयर होती है वो रिलीज़ कर दी जाती है। तो इस तरीके से हमने कुछ मेथड जो है वो स्टडी किए थे। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं एयर पोल्यूशन वाले टॉपिक को ही। तो आज एक टॉपिक दिया हुआ है NCERT में विच इज़ केस स्टडी ऑफ दिल्ली। केस स्टडी दिल्ली का जो है केस स्टडी किया गया था, जिसमें एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया था कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड एयर है और उसको किस तरीके से कम करने के लिए क्या क्या जो है रूल फॉलो किए गए थे। तो स्टडी करते हैं। तो रैंक्ड 4th अमंग 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड, मतलब पूरा वर्ल्ड है उसमें दिल्ली जो है वो 4th रैंक पर आती है 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में। अगर इसको काउंट किया जाए तो इसका रैंक जो है दिल्ली का वो 4th है। तो जब इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया तो उसको कम करने के लिए जो लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हुई और उन्होंने क्या किया, PIL एक जो है एडमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल कर दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक सुझाव दिया अपनी तरफ से कि किस तरीके से जो दिल्ली की पॉल्यूशन है, दिल्ली का एयर का पॉल्यूशन है, उसको कम किया जा सकता है। उन्होंने उसके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स बनाए। उन्होंने क्या कहा सॉरी, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट CNG फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं दिल्ली के अंदर वो सब के सब जो हैं अब पेट्रोल और डीजल से हटा करके CNG पर कर दिए जाएंगे, मतलब वहाँ पे CNG गैस को प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑल बसेस कन्वर्टेड टू CNG बाय द एंड ऑफ 2002, मतलब 2002 तक सारी की सारी बसेस जो थी दिल्ली में, जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको CNG में कन्वर्ट कर दिया गया। CNG जो है अब मेन फ्यूल हो गया था हर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। इट वॉज मैंडेटरी टिल 2002। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने CNG को ही क्यों प्रेफरेंस दी, इसके 2 मेन रीजन थे। दैट इट वाज चीपर, ये बहुत कम कॉस्ट वाली थी, इजीली अवेलेबल थी, बर्न्स एफिशिएंटली। दूसरा ये जो है एफिशिएंटली बर्न होती थी। लाइक अगर हम दूसरे पेट्रोल या डीजल की बात करें तो उसमें जो है हाइड्रोकार्बन्स बन जाते थे क्योंकि दे नॉट बर्न्स एफिशिएंटली, बट CNG बर्न्स एफिशिएंटली एंड कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड, मतलब इसको किसी भी तरीके से चुराया नहीं जा सकता था। ये बहुत ही चीप थी, इफेक्टिव थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जो है बर्न हो रही थी और इसको किसी भी तरीके से स्टील नहीं किया जा सकता था। सो यहाँ पर चांसेस भी कम थे इसको चुराने की। कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ, इसको किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचाया जा सकता था ईजीली। तो ये जो था मेन रीजन था CNG को प्रेफरेंस देने का ओवर डीजल और पेट्रोल इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Vehicular pollution control norms were adopted from European norms called भारत स्टेज नॉर्म्स। अब ये क्या चीज़ है, देखो CNG जो थी एक चीपर एक फ्यूल तो है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। वो डिसएडवांटेज क्या है, वो मेनली ये है कि CNG को एक जगह से जहाँ पर ये बन रही है, जो इसका सोर्स है, वहाँ से इसको इसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये पाइपलाइन जो बिछाई जाती हैं CNG के लिए, ये इतना इजी एक वर्क नहीं है, जिसकी वजह से CNG को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इसी वजह से CNG को ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही
अच्छा टाइम दिया, तब बहुत लंबा टाइम दिया ताकि 2002 तक सभी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको सीएनजी पर रन करवाया जा सके। बट साथ ही अभी कुछ और भी गवर्नमेंट चाहती थी कि और भी कुछ ऐसी नॉर्म्स बनाई जाएं जिनको फॉलो किया जाए ताकि जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में आ सके, बिकॉज पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई इन इंडिया। तो क्या किया गया, एक नॉर्म अपनाई गई जिसमें क्या था, जिसका नाम था भारत स्टेज नॉर्म्स। देयर वाज भारत स्टेज नॉर्म। और ये नॉर्म किस अकॉर्डिंग थी? दैट नॉर्म वाज अकॉर्डिंग टू यूरोपियन नॉर्म्स। मतलब यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो जो फॉलो किया जाता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो जो रूल्स बनाए जाते हैं वो सभी इंडिया में भी फॉलो किए गए और उसी तरीके से फॉलो किए गए जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉलो होते हैं। बट उसका नाम क्या रखा गया? देयर नेम वॉज भारत स्टेज नॉर्म्स। ठीक है। तो अब डिफरेंट टाइप की नॉर्म्स बनाई गई, जो जो यूरोप में थी वो सब फॉलो की गई। लाइक सबसे पहली ये जो नॉर्म्स थी दैट वाज भारत स्टेज 3 नॉर्म्स। इसमें क्या किया गया, इसमें ये बताया गया कि हमें जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें पेट्रोल और डीजल की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए और इसमें सल्फ़र का जो कंटेंट है वो किस लेवल तक गिरा दिया जाना चाहिए। मतलब जो सल्फ़र का कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है वो किस ईयर तक कितना कम कर दिया जाना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कंटेंट जो है वो कितना रहेगा। तो भारत स्टेज 3 के अकॉर्डिंग क्या था कि जो जो सिटीज़ बड़ी थी, 13 ऐसी सिटीज़ इंक्लूड की गई। उनके नाम जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप एक बार रीड आउट कर लेना। तो 13 मेगा सिटीज़ जो थी उनमें अप्रैल 2005 में ये भारत स्टेज 3 को स्टार्ट किया गया और इसके बाद उन्होंने कहा कि अप्रैल 2010 तक जो है 13 मेगा सिटीज़ में, इन 13 मेगा सिटीज़ में जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनमें सल्फ़र का कंटेंट अगर चेक किया जाए तो अगर पेट्रोल पर कोई गाड़ी रन कर रही है तो उसमें पेट्रोल में सल्फ़र का कंटेंट जो है वो 150 ppm डिक्रीज़ हो जाना चाहिए, इतना रिड्यूस हो जाना चाहिए। और अगर पेट्रोल की बात करें तो दैट वाज डीजल की अगर बात करें तो दैट वाज 350 ppm। ये डेटोल नहीं है, दैट इज़ डीजल। सो यहाँ पर डीजल जो है उसमें सल्फर का कंटेंट कितना रिड्यूस हो जाना चाहिए? दैट इज 350 ppm। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर 42% है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो है डिक्रीजमेंट हो जानी चाहिए। मतलब ये एक नॉर्म अपनाई गई जिसमें ये बताया गया था कि पेट्रोल अगर कोई भी जो व्हीकल है अगर वो पेट्रोल पे रन कर रहा है या फिर वो डीजल पे रन कर रहा है या उसमें जो भी फ्यूल है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है तो उनकी लेवल जो इस टाइम है 2005 में वो 2010 तक इतना डिक्रीज हो जाना चाहिए। ये एक लेवल रख दिया गया बाय गवर्नमेंट। तो भारत स्टेज 3 का मतलब ये था, इन 13 मेगा सिटीज़ में रन करने वाले सभी व्हीकल्स में इतना इतना पेट्रोल डीजल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डिक्रीजमेंट होना चाहिए क्योंकि ये एफिशिएंटली बर्न नहीं करते हैं फ्यूल, इस वजह से पॉल्यूशन जो है ज़्यादा होता है। तो अगर इनमें सल्फर का कंटेंट कम होगा तो ऐसी कंडीशन में जो एयर पॉल्यूशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट थी भारत स्टेज 4। भारत स्टेज 4 में क्या किया गया, उसमें बताया गया कि अगेन इन 13 मेगा सिटीज़ में जो अप्रैल 2010 तक सल्फर का कंटेंट कम हो चुका है, डीजल में हो या पेट्रोल में हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो भी कंटेंट कम हो चुका है वो अब 2017 तक और रिड्यूस हो जाना चाहिए। अब वो कितना रिड्यूस हो जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू भारत स्टेज 4, सल्फर कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल शुड डिक्रीज 50 ppm, मतलब इतना और कम हो जाना चाहिए। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितना लास्ट टाइम कम कर दिया गया 2010 तक, अब वो 2017 तक 35% और कम हो जाना चाहिए। तो 35% अब और डिक्रीज हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल लेवल पे लाया जा रहा था। बिकॉज हम यूरोपियन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे थे तो हमें थोड़ा चेंज करने के लिए भारत स्टेज में चेंज करने के लिए नॉर्म्स में एक जो वहाँ पर कंटिन्यू चल रही थी नॉर्म्स उनमें जो भारत स्टेज 5th थी वो स्किप कर दी गई। लाइक अगर वहाँ पर यूरोपियन नॉर्म्स 5th थी तो वो वहाँ पर कंटिन्यू थी, लेकिन भारत में उसको चेंज करने के लिए हल्का सा भारत स्टेज 5th को स्किप कर दिया गया, वो नॉर्म्स हमने नहीं अपनाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आई दैट वाज भारत स्टेज 6th। इसमें क्या किया गया, ये नेशन वाइड थी। अभी तक जो भी फॉलो की गई थी वो उन 13 मेगा सिटीज़ में फॉलो की जा रही थी इंडिया की। और ये जो है एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं उन मेगा सिटीज़ के, आप एक बार चेक करना। और यहाँ पर ये नेशन वाइड कर दी गई। नेशन वाइड मतलब इंडिया में जितनी भी सिटीज़ हैं, इधर इट इज़ मेगा सिटी और छोटी सिटी जितनी भी हैं उन सब में नेशन वाइड ये क्या कर दिया गया, भारत स्टेज 6 को चला दिया गया। और भारत स्टेज 6 के अकॉर्डिंग 2010 में जो भी मतलब चल रहे थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम
2010 से स्टार्ट होके अब 2020 तक वहाँ पर सल्फर का कंटेंट जो है पेट्रोल और डीजल में 10 ppm कम हो जाना चाहिए था, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का 35% रिड्यूस हो जाना चाहिए था उसमें सल्फर का कंटेंट। तो इस तरीके से एक कंट्रोल लेवल पर लाया जा रहा था एयर पोल्यूशन को। फिर लास्ट में किया गया कि एक और चीज़ बताई गई बाय गवर्नमेंट की जो इंजन है किसी भी व्हीकल के अंदर उसको अपग्रेड किया जाए, और नए टाइप के इंजन जो है वो डाले गए, दैट वाज MPFI इंजन, दैट इज मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन। तो इनको भी एक अपग्रेड सिस्टम बनाया गया इंजन के लिए ताकि अच्छे से ये वर्क कर पाएँ। तो ये सारी जो नॉर्म्स थी इंडिया में फॉलो की जा रही थी, दैट वाज बेस्ड ऑन यूरोपियन नॉर्म्स, बट हमने एक स्किप कर दी, दैट वाज भारत स्टेज 5th, सो दैट टोटली बिल्कुल भी मिक्स ना हो या बिल्कुल सेम ना हो, एग्जैक्ट कॉपी ना हो यूरोपियन नॉर्म्स के। तो ये सारी नॉर्म्स याद रखना, इनकी डिटेल याद रख लेना, कितना कंटेंट किस सल्फर का कितना कंटेंट डिक्रीज किया गया कौन सी नॉर्म में, ये भी याद कर लेना। अब लास्ट एक टॉपिक इसमें बचता है एयर पोल्यूशन के लिए कि इंजन को किस तरीके से मतलब कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए किस तरीके से अपग्रेड किया गया। उसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर भी यूज़ किए जाते थे। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है, उसमें इंजन में बहुत ही ज़्यादा कोस्ट मेटल होती हैं जो उनको डाल दिया जाता है, दैट इज़ प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये बहुत ही कॉस्टली मेटल्स होती हैं। अब जब भी कोई भी जो फ्यूल है जिसमें हाइड्रोकार्बन होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे, तो वो जब इस चैम्बर से पास करेंगे जिसमें बहुत कॉस्टली मेटल डाली गई होती हैं, तो वो उनकी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक CO2 में हाइड्रोकार्बन गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज लेस हार्मफुल और इवन बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। सो इस तरीके से भी एक बहुत ही अच्छा एक मेथड यूज़ किया गया, एंड इसमें टेम्परेचर जो है इन मेटल्स के लिए बहुत ज़्यादा रखा जाता है। और सेकेंड, इसमें लेड वाले फ्यूल को यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर हम लेड वाले फ्यूल को यहाँ से यूज़ करते हैं इस मेटल से, तो ये मेटल्स जो हैं ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंजन जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से कैटालाइटिक कन्वर्टर बहुत अच्छा मेथड है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा एयर पोल्यूशन जो है वो पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट टाइप के पोल्यूशन की बात करेंगे, दैट विल बी वाटर पोल्यूशन। और आप एक बार इसको NCERT से पढ़ना, एयर पोल्यूशन को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे मेंशन किया गया है। आई थिंक ये सब चीज़ें वहाँ पर इतनी अच्छे से मेंशन नहीं है, बट फिर भी एक बार आप रीड आउट कर लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।